हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 9th लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में। मैं जानता हूं कि जो कैपेसिटर का जो टर्म है आपके लिए बहुत ही नया टर्म है। तो आज का लेक्चर जो होगा हमारा एकदम बेसिक सा लेक्चर होगा। हम समझेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर हम अचानक क्यों पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के चैप्टर में। दूसरा, कैपेसिटर के कितने टाइप्स होते हैं और उन सबका डेरिवेशन भी हम करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। तो इतना कुछ करने वाले हैं आज के लेक्चर में। आपको लेक्चर का हर पॉइंट समझना है क्योंकि आपके लिए नया टर्म है, तो नई नई चीज़ें आएंगी। लेकिन ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा है उसका नॉलेज हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। पोटेंशियल पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, गॉस लॉ पढ़ा है, वो सब का एप्लीकेशन इसके अंदर होता है। तो पेन पेपर लेके बैठना, जो भी पॉइंट बताऊँ उसको ध्यान से समझना। तो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक कैपेसिटर का। पहले हम समझ लेते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है, उसके बाद हम उसका यूज़ भी देखेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखो कैपेसिटर का। कैपेसिटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, कैपेसिटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, विच आर प्लेस्ड very close to each other and separated by, इसके एक एक वर्ड को ध्यान दो, and separated by insulated medium। इंसुलेटेड मीडियम बोल दो या तो मटेरियल बोल दो, चलेगा। ठीक, तो कैपेसिटर का डेफिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स विच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। दो कंडक्टर्स के बारे में जानते हो कि उनका चार्ज जो रहता है वो सरफेस पर रहता है। तो दो कंडक्टर का वो कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही क्लोज रखे हुए हैं। ठीक है, सपोज हम यहाँ पर कोई भी रैंडम शेप का एक कैपेसिटर ड्रॉ कर सकते हैं। ये शेप साइज क्या होता है उसको तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी क्या है, हमारे पास कोई भी दो कंडक्टर्स हैं, एक दूसरे से बहुत ही क्लोज डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ये जो डिस्टेंस है मेरा डी, ये डी जो है इज़ वेरी वेरी लेस, D इज वेरी स्मॉल। इनके बीच में जो डिस्टेंस है बहुत ही क्लोज है और बीच में जो है वो इंसुलेटेड मीडियम से सेपरेटेड है। ठीक है, ये दोनों कौन से हैं? ये दोनों कंडक्टर्स हैं। क्या हैं? कंडक्टर्स। तो कैपेसिटर होता है कंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, दो कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है जो एक दूसरे से बहुत ही क्लोज रखे हुए हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड सेपरेटेड बाय अ इंसुलेटेड मीडियम। इसके बीच में जो मीडियम होता है इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर बहुत से टाइप के हो सकते हैं। जनरली तो हम एयर ही लेते हैं। एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, या तो हम आगे बढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स मीन्स वो नॉन कंडक्टिंग होते हैं, वो भी इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं। इसके ऊपर सेपरेटली हम लेक्चर करने वाले हैं। तो ये सब टाइप के बीच में इंसुलेटर हो सकते हैं, लेकिन हम जनरली किसकी बात कर रहे हैं? जनरली इसके बीच में जो इंसुलेटर होगा वो एयर ही होगा, इसके बीच में जो मीडियम रहेगा वो एयर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड सेपरेटेड बाय इंसुलेटेड मीडियम। अभी तो इसके बीच में एयर है। हम करते क्या हैं? एक कैपेसिटर को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, एक कैपेसिटर को हम नेगेटिव चार्ज देते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लेट। ये दो कंडक्टर्स हैं, एक कंडक्टर को हम दूसरे टर्म में बोलते हैं प्लेट्स। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्लेट्स। तो एक प्लेट को हम देते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट को हम देते हैं नेगेटिव चार्ज। ये क्या है मेरा? ये भी प्लेट है। ओके, तो एक को हमने दिया पॉजिटिव चार्ज, एक को हमने दिया नेगेटिव चार्ज। अब कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है कि चार्जेस यहाँ पर सरफेस पर आ जाएंगे। जितना भी पॉजिटिव चार्ज दोगे वो सारे चार्जेस आ जाएंगे सरफेस पर। अब उसका क्या काम है वो तो हम आगे देखते हैं, लेकिन अभी देख लेते हैं कि कैपेसिटर का यूज़ क्या होता है। अभी हमने जो हमारा पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ रहा है, एनर्जी पढ़ा हमने, उसके अंदर अचानक ये कैपेसिटर का टॉपिक कहाँ से आ गया? तो जो कैपेसिटर होता है उसका काम क्या है, उसका यूज़ क्या है, देखो यहाँ पर लिखते हैं। इसको आप नोट कर लो, मैं इसको यहाँ पर रफ करता हूँ। इसका यूज़ जो है बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ में आता है। देखो लिखता हूँ, द यूज़ ऑफ कैपेसिटर क्या है? इट इज़ या तो ऐसे लिख दो, इट इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक
चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चाहे इलेक्ट्रिक चार्ज बोल दो चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल दो, बिकॉज जो एनर्जी स्टोर्ड होगी किसके फॉर्म में होगी, चार्जेस के फॉर्म में होगी। मतलब अगर किसी को एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा चार्जेस वो होल्ड कर सकता है, इसलिए जो कैपेसिटर होता है यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल दो चाहे चार्ज बोल दो, दोनों बात एक ही है। जैसे किसी ने बोला कि मेरे को एनर्जी चाहिए, तो आप क्या सप्लाई करोगे, आप तो चार्ज ही सप्लाई करोगे ना, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फॉर्म में किस तरह से स्टोर होती है वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है और जब भी ज़रूरत होती है तब उसको हम यूज़ कर सकते हैं। आपने पंखे में देखा होगा कि वाइट कलर का कुछ आता है, देखो यहाँ पर एक इमेज मैंने दिखाया है कैपेसिटर का, ऐसा वाइट कलर का जो आता है उसका काम क्या होता है। एक्चुअली जब पंखा जो होता है, मतलब जो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं या जो भी हो गया, फ्रिज हो गया घर पे या कूलर हो गया घर पे, तो उनको चालू करने में हमको बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो कैपेसिटर होता है वो सडन एनर्जी प्रोवाइड करता है, बैटरी भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन बैटरी जो है सडन प्रोवाइड नहीं कर पाता, तुरंत नहीं प्रोवाइड कर पाता। ये क्या करता है, अपने अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर करता रहता है और जब भी आपको ज़रूरत होती है तो क्या करेगा, वो तुरंत ही वो सडन एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जैसे पंखा होगा उसको चालू करने में हमको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए वो तुरंत उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो ये काम होता है कैपेसिटर का। ठीक, क्या करता है, अपने अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर करता है और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। यहाँ पर लिख दो, देखो कैपेसिटर जो है ये तो एक सर्किट का एलिमेंट है। जैसे हमने रजिस्टर पढ़ा है, जैसे हमने पढ़ा है ओके, हम आगे बढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर में, इंडक्टर, उसी तरह से एक होता है कैपेसिटर। ये जो है एक सर्किट एलिमेंट है। क्या है, सर्किट एलिमेंट है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इट इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई इट एट वंस एंड when required it supplies at once, एक बार में सारी एनर्जी वो सप्लाई कर देता है। अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है इसके फॉर्म में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर बाउंड होता है। हम आगे जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जब इसके टाइप्स देखेंगे तो देखेंगे किस तरह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड है। अभी तो आप इतना समझो कि वो इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने में काम आता है। हमने क्या बोला, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस का डेफिनेशन लिखो, कैपेसिटेंस इज द, कैपेसिटेंस क्या है, इज द एबिलिटी बोलो, ये चाहे कैपेसिटी बोल दो, दोनों बात एक ही है। एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर बोलो या कैपेसिटर बोलो, ठीक है, ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज इन इट। तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम कैपेसिटर है, सर्किट एलिमेंट है उसका नाम कैपेसिटर है, और जो उसकी प्रॉपर्टी है चार्ज स्टोर करने की, इसकी जो प्रॉपर्टी है चार्ज स्टोर करने की, उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। अभी आप ऊपर से पढ़ते जाओ और जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नोट करते जाओ। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज इन इट। तो हमने क्या समझा अभी तक कि कैपेसिटर होता क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। और काम क्या है उसका कि वो इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ज़रूरत पड़ती है हमको, जैसे कुछ भी अप्लायंसेस को तुरंत चालू करना हो, जब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड या ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, तब ये तुरंत उसको सप्लाई कर देता है और उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज इन इट। ओके, इतनी बात को नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं इसको, इसके अंदर किस तरह के इसके फॉर्मूले आते हैं और किस तरह का इसका होता है, वो आगे हम देखते हैं। अभी तो आपने इतना समझ लिया कि दो कंडक्टर्स का वो होता है, दो कंडक्टर्स होते हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर रखे होते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है बहुत ही स्मॉल होता है। तो यहाँ पर हम देखो करते हैं, दो कंडक्टर्स ड्रॉ करते हैं रैंडम शेप का। अभी इसकी शेप साइज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम आगे बात करेंगे कौन से शेप का होता है, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, हम आगे टाइप्स में पढ़ने वाले हैं। अभी मैं दो रैंडम यहाँ पर कंडक्टर ड्रॉ कर दिया, एक को यहाँ पर देना है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यू, एक को यहाँ पर देना है
नेगेटिव क्यू, ठीक, एक को देना है पॉजिटिव क्यू, एक को देना है नेगेटिव क्यू। अब देखो यहाँ पर हम सपोज डिफाइन करते हैं दो टर्म्स, क्या टर्म डिफाइन करते हैं, दो टर्म्स। सपोज जो क्यू है, क्यू जो है वो चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, सपोज क्यू इज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, एंड डेल्टा वी या वी बोल दो यहाँ पर, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, is the potential difference between the plates। सपोज Q जो है वो चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट है और V जो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट है। तो कैपेसिटेंस किस तरह से डिफाइन हुआ है, कैपेसिटेंस किस तरह से डिफाइन हुआ है, यहाँ पर देखो कैपेसिटेंस का दूसरा डेफिनेशन लिखो, कैपेसिटेंस का दूसरा डेफिनेशन लिखो, कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस का डेफिनेशन है, ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये इसका डेफिनेशन है। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लाइन पे समझना, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर्ड, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो है कैपेसिटेंस का दूसरा डेफिनेशन है। पहला क्या है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना स्टोर कर सकता है, उसकी एबिलिटी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसका दूसरा डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हमने क्या बोला है यहाँ पर, Q जो है चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट है और V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। इन दोनों बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सपोज ये V ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट है, ये V ड्यू टू नेगेटिव प्लेट्स है, तो यहाँ पर जो V है वो क्या है, V ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट माइनस V ड्यू टू नेगेटिव प्लेट। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने V बोला, और जो Q होता है हम रखते हैं चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। Q जो है चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, टोटल चार्ज नहीं रखना है, कौन सा रखना है, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। तो जो कैपेसिटर डिफाइन हुआ, जो कैपेसिटेंस होता है उसको हमने C से डिफाइन किया। C इसका सिंबल क्या है कैपेसिटेंस का, इसका सिंबल है C। हमने कैपेसिटेंस को C से डिफाइन किया। C जो कि फॉर्मूला क्या आ गया, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम इस तरह से समझते हैं, इस तरह से समझते हैं इसको कि अगर Q जो है चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट है, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट है, तो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन आया, एक रिलेशन हमारे पास क्या है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। एक रिलेशन क्या है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मीन जितना ज़्यादा आप चार्ज सप्लाई करोगे, ये जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे, उतना ज़्यादा इसके ऊपर चार्ज आएगा कैपेसिटर के ऊपर। ये एक डेफिनेशन आया, एक डेफिनेशन आया। जैसे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, हमने पढ़ा था रजिस्टर में, हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर कि V इक्वल टू, इस तरह से पढ़ा था हमने, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इस तरह से हमने पढ़ा था ना कि जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा। उसी तरह से कैपेसिटर में क्या होता है कि जितना भी आप वोल्टेज बढ़ाओगे, जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे, उतना ज़्यादा चार्ज बिल्डअप होगा। तो ये डेफिनेशन डिफाइन किया गया, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ से हम क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालेंगे, तो हम लिखते हैं Q इक्वल टू CV। अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल दिया तो हम लिखते हैं Q इक्वल टू CV। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आप इक्वलिटी में चेंज करोगे तो लिखोगे Q इक्वल टू CV, वेर यहाँ पर लिखो वेर C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, जो यहाँ पर C है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और ये जो टर्म है डिपेंड करता है किस तरह का इसका शेप है और किस तरह के यहाँ पर बीच में मटेरियल मीडियम यूज़ हुआ है। ये जो C है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी किस पे डिपेंड करता है कि इसका शेप किस तरह से है, और उसके बीच में मटेरियल मीडियम किस पे है उस पर डिपेंड करता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो इसके ऊपर से हमने क्या निकाला, देखो यहाँ पर अगर C को सब्जेक्ट बनाऊँ तो क्या लिख सकता हूँ, C इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं Q अपॉन V। C इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं Q अपॉन V। तो इसको हमने जो डेफिनेशन किया था यहाँ पर कि कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये है कैपेसिटेंस का डेफिनेशन और ये है उसका पहला फार्मूला कि C इक्वल टू Q अपॉन V। ये जो फार्मूला है स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये डेफिनेशन है इसका,
कोई इसका प्रूफ नहीं है, इसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो चाहे कोई भी कैपेसिटर हो। C = Q/V। तो हमने यहाँ पर कोई भी शेप नहीं लिया है, तो यहाँ पर जनरल कोई भी केस हो उसके ऊपर हम ये अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो C है, C किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पर लिखो C डिपेंड्स अपॉन, ये पॉइंट नोट करके लिख लो, नोट C डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस एंड मटेरियल मीडियम। कि इसके बीच में यहाँ पर कौन सा मटेरियल मीडियम यूज़ हुआ है उस पर डिपेंड करता है। हम क्वेश्चंस करेंगे जब जेईई मेंस और जे एडवांस का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर डिफरेंट मीडियम्स रखेंगे, उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। डायमेंशन एंड मटेरियल मीडियम। ये मत बोल देना कि फॉर्मूला है C = Q/V, तो C जो है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। हमारा बेसिक फॉर्मूला कहाँ से आया है, Q = CV। हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकाल के उसको इक्वालिटी में चेंज किया, तो हमारा जो ये C है ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म किस पे डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है डायमेंशंस पर और मटेरियल मीडियम पर। Q और V पे वो डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि सपोज हम कोई भी कैपेसिटर यूज़ करें, जैसे हम पंखे में कोई भी कैपेसिटर यूज़ करते हैं या फ्रिज में कोई भी कैपेसिटर यूज़ करते हैं, तो उसका जो कैपेसिटेंस रहता है वो फिक्स रहता है। ऐसा नहीं कि आपने चार्ज बदल दिया तो वोल्टेज, चार्ज बदल दिया तो कैपेसिटर बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका जो कैपेसिटेंस रहेगा वो फिक्स रहेगा। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर एक पॉइंट लिख दो, कहाँ लिखोगे, ओके यहाँ पर लिख दो एक पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है, लिख दो यहाँ पर कि कैपेसिटेंस is fixed for each कैपेसिटर। हम कोई भी कैपेसिटर लें, अगर वो बन चुका है एक बार तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो फिक्स हो जाता है। मीन्स वो चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। आप बोलोगे अगर मैं चार्ज इंक्रीज करूंगा तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, वोल्टेज डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस ये होगा। आप बोलोगे चार्ज इंक्रीज करूंगा तो कैपेसिटर इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं है। आप चार्ज इंक्रीज करोगे तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। आप वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो उससे चार्ज इंक्रीज करेगा, उससे ये कैपेसिटेंस तो सेम ही रहता है। हर कोई भी मटेरियल है उसका कैपेसिटेंस तो जो है वो सेम ही रहता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसको आप नोट करके लिख लो, आप स्टार पॉइंट लगा दो। तो कोई आपसे पूछे कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, तो आप क्या बोलोगे, डायमेंशंस पर और मटेरियल मीडियम पर। अभी आप देखोगे आगे जब मैं इसको डेरिवेशन करूंगा तो ये जो Q और V टर्म है ये कैंसिल हो जाता है। अभी देखना आगे मैं डेरिवेशन करूंगा, लास्ट में जो ये है डायमेंशन और मटेरियल मीडियम वाला टर्म ही बचेगा, ये Q और V कैंसिल हो जाएगा। किस तरह से, आगे देखना। अभी आप इतने पॉइंट को नोट कर लो, वेयर C = Q/V। C जो है इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, Q जो होता है यहाँ पर लिख दो, Q होता है चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, और V जो होता है हम यहाँ V लिखते हैं, लेकिन होता है एक्चुअली वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो प्लेट्स का, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, दो प्लेट का होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V बोलते हैं। इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। हम यहाँ पर Q जो है टोटल चार्ज नहीं रखते हैं, कौन सा चार्ज रखते हैं यहाँ पर, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ पर कि जरूरी है कि यहाँ पर +Q हो -Q हो, डिफरेंट चार्जेस नहीं दे सकते, यहाँ पर सेम चार्जेस नहीं दे सकते, यहाँ पर चार्जेस का मैग्नीट्यूड कुछ अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सब जो है ये सारे केसेस पॉसिबल हैं, लेकिन अभी जो है हम जनरल केस कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ेंगे। पहले आप बेसिक सा फंडा सब सीख जाओगे तो डिफरेंट चार्जेस भी लेंगे, यहाँ पर Q भी लेंगे, तो उसके अंदर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला फंडा होता है उसको भी हम लगाएंगे, उसके ऊपर से हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टर्म करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही समझो आप कि इसको हम पॉजिटिव चार्ज क्यों दे रहे हैं, इसको नेगेटिव चार्ज क्यों दे रहे हैं। हमारा जो फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का वो Q/V आ रहा है, और कैपेसिटेंस जो है वो फिक्स क्वांटिटी होता है, डिपेंड अपॉन डायमेंशंस एंड मटेरियल मीडियम, और चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये जो है फॉर्मूला किस तरह, जैसे हमने पढ़ा था ना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हमने फिर इसको कांस्टेंट से निकाल के यहाँ पे R लिखा था, यहाँ पे इक्वलिटी चेंज करके R लिखा था। तो R जो था वो रेजिस्टेंस था। तो बताओ रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे थोड़ी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ρL/A। अगर आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, तो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A, मीन्स वो देखो यहाँ पर L लेंथ है, A एरिया है, ये मटेरियल मीडियम है, यहाँ पर यही सब क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, ये V और I पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप करंट चेंज करोगे तो यहाँ पर वोल्टेज चेंज होता है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। रेजिस्टेंस तो हमेशा 10 Ω 15 Ω वो फिक्स होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। जो C है वो सर्किट एलिमेंट है, जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर इज द सर्किट एलिमेंट, कैपेसिटर इज द सर्किट एलिमेंट। इतनी बात आप
ध्यान रखना है यहाँ पर। आगे रफ करके कुछ और पॉइंट दिखते हैं कि इसका सिंबल क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा। तो सिंबल तो इसका C है, इसका डायमेंशन क्या है हमने यहाँ पर निकाला है, C = Q/V है। Q को द कूलम में और वोल्टेज होगा इन द कूलम पर वोल्ट में। इसका जो डायमेंशन आ रहा है C का वो क्या आएगा, कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट C/V भी लिख सकते हो, कूलम पर वोल्ट इसका डायमेंशन है। और कूलम पर वोल्ट है, इसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया एक नया टर्म से जिसको हम बोलते हैं फेराड, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेराड। तो कूलम पर वोल्ट जो C का डायमेंशन है उसको एक नए टर्म से डिफाइन किया फेराड। जनरली हम फेराड ही यूज़ करेंगे, ठीक, जनरली हम फेराड यूज़ करेंगे, इतना बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर इससे आपको क्या समझ पड़ा, देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर C = क्या है, Q/V मीन्स इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब कितना चार्ज स्टोर किया है पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे यहाँ पर देखो, समझो इसको, यहाँ पर एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, ये आप नोट कर लेना एग्जांपल। जैसे यहाँ पर बोल रहा हूँ किसी कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस जो है 2 फैराड है, ठीक, और दूसरा कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस जो है 10 फैराड है। तो आप बताओ दोनों में से अच्छा कौन होगा, तो हम इसके डेफिनेशन पर जाते हैं, इसमें दोनों में से कौन सा कैपेसिटर अच्छा है, आप बताओ मुझको, और प्रूफ के साथ क्यों ऐसा वो अच्छा क्यों होगा। तो समझते हैं इसके डेफिनेशन का क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो पहला क्या है, 2 है, तो 2 फैराड को क्या लिख सकते हैं, कूलम पर वोल्ट, और 10 है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 कूलम पर वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया, पहली बात तो देखो हमको समझना, हमको चाहिए क्या, हमको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चार्ज चाहिए। हमको ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उससे हमको क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर हो और कम से कम हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो। देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, वो क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में। हम चाहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज कम से कम हो और हमारा चार्ज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। देखो यहाँ आप समझो, यहाँ पर ये क्या है, 2 कूलम पर वोल्ट, मतलब ये 2 कूलम का चार्ज स्टोर करता है 1 यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज पर। इसका मतलब यहाँ पे चेंज कितना, पोटेंशियल डिफरेंस का 1, और उतने में कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, ये 2 कूलम। और ये देखो यहाँ पर देखो 10 कूलम पर वोल्ट है, इसका मतलब क्या है, इसका जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस पर वोल्ट, इसका मतलब 1 यूनिट का है, और जो लेकिन चार्ज कितना स्टोर कर रहा है वो 10 कूलम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 यूनिट के पोटेंशियल डिफरेंस में 2 कूलम चार्ज स्टोर कर रहा है, और ये 1 यूनिट के पोटेंशियल डिफरेंस में 10 कूलम चार्ज स्टोर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो ये ज़्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा अच्छा कैपेसिटर है, क्योंकि वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर स्टोर करेगा। अब ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर स्टोर करेगा, इसका मतलब क्या है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ेगी, तो एनर्जी ज़्यादा रहेगी, तो अप्लायंसेस में उसका जो एबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसकी कैपेसिटेंस जो है, ओके, तो ये कैपेसिटेंस जो है उसकी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, उसकी देखो यहाँ पर 10 कूलम चार्ज पर वोल्ट स्टोर कर रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा अच्छा कैपेसिटर है। तो ये बात आप नोट कर लो, 10 कूलम पर वोल्ट और 2 कूलम पर वोल्ट, ये था इसका फील, ये था इसका कॉन्सेप्ट कि अगर किसी ने हमको बोल दिया 10 फैराड और 2 माइक्रोफैराड में कौन सा बड़ा है, कौन सा अच्छा है, तो इस तरह से इसका फील लिया जाता है। और दूसरी बात क्या समझो आप, दूसरी बात जो कैपेसिटर है, जो कैपेसिटेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। वो स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि समझो यहाँ पर जो C है, चार्ज जो है वो स्केलर है और वोल्टेज जो है वो भी स्केलर है। तो स्केलर अपॉन स्केलर का रेशियो जो होता है, बिकॉज Q जो है वो भी स्केलर है और वोल्टेज जो है वो भी स्केलर है, तो दोनों का रेशियो होगा, उसका आंसर भी जो आएगा वो स्केलर आएगा। इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों, क्योंकि स्केलर अपॉन स्केलर का रेशियो क्या आता है, स्केलर, तो ये है स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली आप उसको ऐड या सेपरेट करोगे। और दूसरी बात क्या है, हमने देख लिया कि कैपेसिटेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और इसका हमने फील्ड भी समझ लिया, इसका डायमेंशन भी समझ लिया, उसको हम फैराड में यूज़ करते हैं। लेकिन जनरली जो फैराड होता है वो बहुत ही लार्ज यूनिट होता है। फैराड जो होता है वो बहुत ही लार्ज यूनिट होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो फैराड होता है इसको हम जनरली माइक्रो फैराड में यूज़ करेंगे। माइक्रो फैराड या नैनो फैराड हो गया। माइक्रो फैराड मतलब क्या हो गया, माइक्रो फैराड होगा वो 10⁻⁻⁶ फैराड होगा। नैनो फैराड होगा, यहाँ पर नैनो फैराड लिखूँ तो जाएगा 10⁻⁹ फैराड।
तो इस तरह से हम उसको स्मॉलर यूनिट्स में यूज़ करते हैं, बिकॉज जो फैराड होता है वो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है, 1 फैराड मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जनरली इसको हम माइक्रो फैराड या नैनो फैराड में यूज़ करते हैं। फैराड भी आ सकता है, लेकिन जनरल आपके जो एनसीईआरटी बुक में या कोई 80 और बुक के क्वेश्चंस मिलेंगे उसके अंदर आपको माइक्रो फैराड और नैनो फैराड वाले टर्म्स मिलेंगे। तो इसको रफ करके अब देखते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कितने कैपेसिटर हो सकते हैं। हमारा काम तो समझ पड़ गया हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करना है, पर कैपेसिटर के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं और उसमें भी हमारा एक मेन टाइप होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। हम अब आज के लेक्चर में तो हम तीनों दिन सीखेंगे, लेकिन बाकी जो नेक्स्ट 4-5 लेक्चर आने वाले हैं उसके अंदर एक मेन टाइप होता है कैपेसिटर का, जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम तीनों दिन डिराइव कर लेते हैं, उसका फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से रफ करके अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। हमने समझ तो लिया कैपेसिटर का मीनिंग क्या होता है, क्या काम है उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन उसके हम टाइप्स देख लेते हैं कौन से टाइप हम यूज़ करते हैं। और उसमें से भी हमारा जो पहला मैं टाइप लिख रहा हूँ यहाँ पर, पहला हमारा टाइप हो जाएगा उसके अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा सबसे पहला टाइप है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका मतलब क्या होगा, 2 प्लेट्स रखे होंगे इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से 2 प्लेट्स रखे हुए होंगे, एक दूसरे से पैरेलल रखे होंगे 2 प्लेट एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये तो प्रॉपर्टी है कैपेसिटर का, 2 कंडक्टर्स होने चाहिए। ये जो प्लेट्स हैं ये भी कंडक्टर्स हैं, यहाँ पर ये दोनों प्लेट्स हैं कंडक्टर्स हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज है हमारा +Q, इसके ऊपर चार्ज है हमारा -Q। इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये d है। d जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है। ये पैरेलल प्लेट है, इसका एरिया जो है a है और इसका भी एरिया a है। यहाँ पर कंडीशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कि ये जो एरिया होना चाहिए दोनों का सेम होना चाहिए और d होना चाहिए, उसके बीच में डिस्टेंस जो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। तो 2 कंडीशन लिख लो यहाँ पर। कंडीशन क्या है पैरेलल प्लेट का कि एरिया मस्ट बी सेम, एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि d शुड बी स्मॉल। ओके, ये कंडीशन नहीं है कि यहाँ पर +Q और -Q देना है, ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट चार्जेस का भी केस हम आगे करने वाले हैं। तो हमारे पास 2 कंडीशन है कि एरिया मस्ट बी सेम और d शुड बी वेरी स्मॉल। d शुड बी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर, यहाँ पर लिख लो एज कम्पेयर टू द प्लेट, क्योंकि हम सब बात यहाँ पर कंपैरिजन से ही करते हैं। जैसे यहाँ पर जो प्लेट होगा, ये प्लेट अगर d बहुत ही स्मॉल है इसके कंपैरिजन में, इसका मतलब यहाँ पर ये जो प्लेट है ये बहुत ही लार्ज हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है बहुत ही स्मॉल इन मतलब इन द सेंटीमीटर मिलीमीटर्स, समझ लो 1 मिलीमीटर। जैसे बोर्ड है तो यहाँ पर 1 मिलीमीटर दूर इससे कोई पॉइंट रखता हूँ तो पॉइंट के लिए बोर्ड जो है बहुत ही लार्ज हो जाएगा। इस तरह से कुछ डिस्टेंस यहाँ पर लेना है। d जो है बहुत ही स्मॉल एज कम्पेयर टू द प्लेट। ये 2 बात सेम है और एरिया इसका सेम होना चाहिए। इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने d लिया है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसको हम चार्ज दे रहे हैं यहाँ पर +Q, इसको यहाँ पे चार्ज दिया हमने -Q। देखो इसको करने से फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पर चार्ज देंगे +Q, यहाँ पर कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है वो भी नोट कर लो, बिकॉज यहाँ पर हम सारे केसेस कंडक्टर से करने वाले हैं और ये प्रॉपर्टीज हम सब में यूज़ करने वाले हैं। तो कंडक्टर्स की 2-3 प्रॉपर्टी क्या क्या है कि चार्ज, यहाँ पर कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ मैं, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि चार्जेस रिसाइड्स एट सरफेस। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है उसकी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज़ होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और तीसरा यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज 0। इसका मतलब क्या है कि सपोज हमारा ये कंडक्टर है, जैसे कि कंडक्टर है सपोज, तो कंडक्टर के अंदर, जैसे कंडक्टर के अंदर मैं कोई गॉसियन सरफेस ले लूँ इस तरह से, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंडक्टर के अंदर,
तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है, बिकॉज वहाँ पर चार्ज जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और चार्ज जीरो क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज जो कंडक्टर होता है उसको सब चार्ज होता है सरफेस पर आ जाता है। अगर कोई भी चार्ज दोगे यहाँ पर तो सारा चार्ज आ जाएगा सरफेस पर। तो अंदर मैं कोई भी गॉसियन सरफेस लूँगा तो उसके अंदर हमारा चार्ज एनक्लोज्ड आएगा जीरो, और अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हमेशा जीरो होती है। अब चाहे कंडक्टर कोई भी शेप का हो, जैसे यहाँ पर समझो ये स्पेरिकल कंडक्टर है, तो देखो स्पेरिकल कंडक्टर है इस तरह से, तो यहाँ पर इनसाइड जीरो हो या ना हो, लेकिन ये जो मटेरियल है, क्या लिखा है मैंने? मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मटेरियल मतलब ये कंडक्टर मटेरियल है, इसको मैंने थोड़ा थिकनेस तो ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर इस तरह से, ये कुछ ना कुछ तो इसकी थिकनेस होगी ही। तो यहाँ पर अगर मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा इस तरह से, अंदर मैंने अगर गॉसियन सरफेस लिया तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो आती है, बिकॉज अंदर जो है चार्ज एनक्लोज्ड जीरो होता है। इसके अंदर चार्ज अंदर जीरो होता है, इसके अंदर, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है। बिकॉज गॉस लॉ क्या कहते हैं? गॉस लॉ कहते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। तो यहाँ पर क्यू एनक्लोज जीरो आता है, इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो आती है। डस्टर कहाँ चला गया? ओके, इतनी बात थी कंडक्टर्स की, आपको ध्यान रखनी थी, तो ये आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं याद आ रहा हो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो इतने पॉइंट आप नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, हम सीखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। हमारा सबके अंदर मेन मोटिव क्या रहेगा? कि सबके अंदर मेन मोटिव हमारा कैपेसिटेंस फाइंड करना। हमारा मेन मोटिव क्या है? कि कैपेसिटेंस फाइंड करना। अब हमको पता है यहाँ पर कि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो C इक्वल टू होता है Q/V। ये तो जनरल फॉर्मूला है, ये एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है, सबके लिए वैलिड है। तो यहाँ पर समझो कि यहाँ पर हमने प्लस Q चार्ज दिया और यहाँ पर माइनस Q चार्ज दिया, तो चार्ज जो होगा वो पूरे सरफेस पर आ जाएगा, चार्ज जो रहेगा पूरे सरफेस पर आ जाएगा। और यहाँ पर हम माइनस Q चार्ज देंगे तो चार्ज जो रहेगा वो इस तरह से पूरे सरफेस पर आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस Q चार्ज दिया, चार्ज पूरे सरफेस पर आ गया, माइनस Q चार्ज दिया, चार्ज पूरे सरफेस पर आ गया। अब देखो ये जो चार्ज है ये सिर्फ इनसाइड कंडक्टर पे आता है, मीन्स ये जो चार्ज है इस तरफ ये सरफेस पर नहीं आएगा, ये सरफेस पर नहीं आएगा। उसका भी रीज़न है, उसका भी रीज़न हम प्रूव कर सकते हैं 2 मिनट के। जैसे यहाँ पर मैं एलिमेंट के अंदर, देखो यहाँ पर अगर एलिमेंट के अंदर मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँ, ये गॉसियन सरफेस मैंने कहाँ ड्रॉ किया है? ये गॉसियन सरफेस मैंने कंडक्टर्स के मटेरियल के अंदर ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर ये जो गॉसियन सरफेस है ये कंडक्टर्स के मटेरियल के अंदर है। तो यहाँ पर हम गॉस लॉ लगाते हैं। गॉस लॉ हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसका मतलब क्या है कि मैंने गॉसियन सरफेस कंडक्टर के अंदर ड्रॉ किया है, तो अंदर जो है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आनी चाहिए। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आनी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, बिकॉज इसको मैंने एलिमेंट के अंदर ड्रॉ किया, ठीक है। ये जो गॉसियन सरफेस है, यहाँ पर ये है मेरा गॉसियन सरफेस, इसको मैंने कहाँ पे ड्रॉ किया है? इसको मैंने कंडक्टर्स के एलिमेंट मटेरियल के अंदर ड्रॉ किया है, ठीक। तो वहाँ पर जो हमारा क्यू एनक्लोज्ड होना चाहिए, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आनी चाहिए वो जीरो आनी चाहिए। हमने कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये दोनों तो कंडक्टर हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए अंदर चार्ज एनक्लोज भी जीरो होना चाहिए। अगर चार्ज एनक्लोज जीरो होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि अगर आप प्लस Q चार्ज दोगे तो पूरा प्लस Q यहाँ पे आ जाएगा और पूरा माइनस Q यहाँ पे आ जाएगा, और नेट चार्ज कितना हो जाएगा? ज़ीरो। नेट चार्ज कितना हो जाएगा? ज़ीरो। यहाँ पर प्लस Q चार्ज आएगा, यहाँ पर माइनस Q चार्ज आएगा, और सारा चार्जेस जो है अंदर आ जाएगा और बाहर हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। बिकॉज पूरा प्लस Q यहाँ पे आ गया तो यहाँ पर कुछ चार्ज नहीं बचेगा, इसलिए बाहर जो आ जाएगा हमारा ज़ीरो हो जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। क्यों? इसको हमने प्रूव करके देख लिया कि हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके देख लिया। तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस रफ कर देता हूँ। इतनी बात आप ध्यान रख लो कि पूरा चार्ज जो रहेगा वो सरफेस पर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ठीक, इनसाइड पर। ये जो है इसका आउटसाइड पॉइंट है और ये जो है इनसाइड पॉइंट है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पूरा चार्ज जो है इनसाइड पर आ जाएगा। इसको एक्चुअली हम ड्रॉ इस तरह से करते हैं, ठीक, इसको हम ड्रॉ इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3D में ड्रॉ करने की कोशिश की है, लेकिन ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है और ये चार्जेस जो है इस तरह से यहाँ पर आ जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज जो रहता है यहाँ पर आ जाता है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये 3D में आपको दिखा दिया है जिससे कि आपको समझ पड़े। तो देखो, इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ,
एक्चुअली में फिगर तो इस तरह से ही ड्रॉ किया जाता है बुक में, ओके। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्रॉ करता हूँ। आप इसको 3D में ही एज्यूम करो, 3D में एज्यूम करो। इसका जो एरिया है वो A है और ये जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है बहुत ही स्मॉल है। इसको मैंने यहाँ पर सिर्फ बड़ा करके दिखाया है जिससे आपको समझ पड़े। यहाँ पर +Q चार्ज है, यहाँ पर -Q चार्ज है और सारा चार्ज जो है इनसाइड पर आ जाएगा और बाहर जो है चार्ज 0 हो जाएगा। हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बाइंड करना। देखो हमने क्या बोला था कि जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को बाउंड करना है। तो देखो यहाँ पर चार्ज यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस तरह से हो जाएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट। और एंड पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो जाएगी, बिकॉज कंडक्टर है, कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी। और एंड पॉइंट्स है तो एंड पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकलेंगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहाँ पर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर देखो एक बात हम अज्यूम करते हैं कि जो D है वो बहुत ही स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द इसका एरिया। हमने अज्यूम किया है कि D जो है बहुत ही स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द एरिया। इसका मतलब क्या है कि जो ये प्लेट है ये बहुत ही लार्ज है और बहुत ही लार्ज प्लेट है, जिसका जो एंड इफेक्ट है यहाँ पर, ये जो एंड पे यहाँ पर ये जो चार्जेस कर्व हो जा रहे हैं इसको हम नेगलेक्ट करते हैं। ठीक, एक्चुअली यहाँ पर जो एंड है यहाँ पर इस तरह से कंडक्टर आता है, इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं, इसको हम नेगलेक्ट करते हैं, इसको हम नेगलेक्ट करते हैं। ठीक, बिकॉज हम मानते हैं कि जो प्लेट है बहुत ही लार्ज है, तो ये इसको ये एंड इफेक्ट को हम नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या अज्यूम करेंगे कि अंदर जो है पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। ओके, यहाँ पर एंड पे इस तरह से आएगा, लेकिन हम इस तरह से उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि मानते हैं कि जो प्लेट है बहुत ही लार्ज है एज़ कम्पेयर टू D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनसाइड। और यहाँ पर देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये 2 कंडक्टर्स के अंदर बाउंड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड हो जाएगा तो उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट होगा, उससे चार्ज स्टोर होगा, तो कैपेसिटेंस है उसका काम बनेगा। तो अब हमारा काम क्या है कि हमको कैपेसिटेंस ढूंढना है। अब कैपेसिटेंस ढूंढने के लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए 2 प्लेट्स के बीच में। 2 प्लेट्स के बीच में क्या चाहिए हमको, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम मान लेते हैं इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस V+ और मान लेते हैं इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस है V-। इसका मतलब क्या है कि हमको डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा V+, 2 प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो देखो हमको कैपेसिटेंस ढूंढने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। किस तरह से क्या करेंगे, देखो हमको देखो यहाँ पर हमको पता क्या है, हमको ढूंढना है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन हमको पता क्या है कि 2 प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो हमको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करके हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर पुट करके हम फाइंड करेंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू। ठीक, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर स्टेप्स लिखता हूँ मैं, स्टेप्स टू फाइंड फॉर फाइंडिंग कैपेसिटेंस। पहला यहाँ पर गिव चार्जेस टू द प्लेट्स +Q and -Q। अब ये चार्जेस किस तरह से आते हैं प्लेट पर, ऐसा हम उठा के दे तो देते नहीं है कि हाँ भाई ले लो चार्ज। ये चार्ज किस तरह से आते हैं प्लेट्स के ऊपर, ये हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। हम बैटरी वैटरी लगाते हैं वो सब हम देखेंगे आगे के लेक्चर में। पहला पॉइंट क्या है कि चार्जेस दे दो प्लेट को +-Q। दूसरा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा, उससे कैलकुलेट करो पोटेंशियल डिफरेंस। ये फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद फाइंड द, कैलकुलेट मत करो, लिखो यहाँ पर लिखो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। और तीसरा पॉइंट क्या है कि उससे हमको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा तो पुट इन द फॉर्मूला। उसके बाद लास्ट में क्या है कि पुट इन द फॉर्मूला C = Q/V। तो इससे हमको कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सब स्टेप्स हैं, आप इसको नोट कर लो। पहले हम प्लेट को चार्जेस देंगे, चार्जेस के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेंगे उससे, और जो पुट इन द फॉर्मूला C = Q/V।
अब पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से फाइंड करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला भी नोट कर लो और स्टेप्स भी नोट कर लो। अब इसको यहाँ से रफ करके हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, हमको पता है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ये दोनों प्लेट्स के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम गॉस लॉ यूज़ करेंगे। गॉस लॉ यूज़ करने के लिए हमको पहले गॉसियन सरफेस है, तो ये पैरेलल प्लेट में हम गॉसियन सरफेस किस तरह से ड्रॉ करते हैं, हम पैरेलल प्लेट में गॉसियन सरफेस लेंगे एक, तो गॉसियन सरफेस यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। हमको पहले फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर डिफरेंट सरफेसेस हम गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। देखो हमको अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस लेने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज ये जो केस है इसको हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है, एक प्लेट है, एक क्या है, इनफाइनाइट प्लेट है, इस तरह से इनफाइनाइट प्लेट है। ओके, इस प्लेट को हमने कुछ चार्ज दिया है सपोज। तो ये केस आपको याद आया तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये केस डिस्कस किया है कि अगर इनफाइनाइट प्लेट हो, हमको किसी डिस्टेंस x पर, यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस x हो, हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, इसको हमने डिस्कस किया था। आपको नहीं, अगर आपको देखना है तो शायद 14th या 15th लेक्चर है, 14th लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसके अंदर मैंने इसको डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू आती थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू क्या आती थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस है उसको लेकर भी कर सकते हैं, पूरा फिर से डिराइव कर सकते हैं। हम क्या करते थे, यहाँ पर गॉसियन सरफेस लेते थे, इसके केस में सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया था, उसके ऊपर हमने डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई थी। इसका मतलब कि वो डिस्टेंस x पर डिपेंड नहीं कर रही थी। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं पूरे प्लेट का कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँ, उसकी जो वैल्यू आती थी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आती थी, जो कि डिस्टेंस x पर डिपेंड नहीं करती थी। x चाहे जो भी हो, कोई भी पॉइंट पर यहाँ पर फाइंड करोगे तो सब पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही थी वो आती थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको नहीं समझ पड़ रहा हो तो आप लेक्चर जाके उसको देख आइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, तो यहाँ पर कोई एक रैंडम पॉइंट लेता हूँ तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस तरह ई डायरेक्शन में होगी, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, और यहाँ पर नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर नेगेटिव प्लेट की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, मीन्स दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पर हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो आएगी ई ड्यू टू प्लस ई ड्यू टू माइनस, बिकॉज सेम डायरेक्शन में डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो क्या आएगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। हमने माना इसका एरिया ए है तो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है सिग्मा की वैल्यू। तो यहाँ पर पुट कर देता हूँ सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट। तो पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप, पहले हमने चार्ज दिया, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया, जिसकी वैल्यू आ गई क्यू इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये आप केस आपको नहीं याद आ रहा हो तो आप लेक्चर नंबर 14 देख लो, आई थिंक सो 14 ही है, तो उसको आप देख कर आए किस तरह से इनफाइनाइट प्लेट ऑफ चार्ज के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। बट यहाँ पर 2 प्लेट ऑफ चार्ज हैं, 2 प्लेट्स हैं, तो दोनों को जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको दोनों को हमने ऐड किया तो आया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब हमको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। हमको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। देखो हम क्या फाइंड करते हैं, बिटवीन दिस 2 प्लेट्स, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, मीन्स हम यहाँ से लेके यहाँ तक जाएँ तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तुम क्या लिखते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मीन्स हम ऐसे लिखेंगे वी माइनस वी ड्यू टू नेगेटिव प्लेट माइनस वी ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब डी आर देखो, बिकॉज हम इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, हम अज्यूम करेंगे कि डी आर वेक्टर हमारा इसी डायरेक्शन में है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर बीच में एंगल 0 डिग्री बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डी आर, कॉस 0 हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे डी आर, तो डी आर को पूरा इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर पूरा इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके डी तक। तो हमारा v नेगेटिव माइनस ऑफ v पॉजिटिव आ रहा है, इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा d, तो आ जाएगा माइनस क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, ये v माइनस v नेगेटिव और माइनस v पॉजिटिव है, बट हमको ढूंढना क्या है, हमको v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव ढूंढना है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ देयरफॉर v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव हो जाएगा, इसको साइन चेंज हो जाएगा, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है कि इसको हमको फॉर्मूले में पुट करना है, c इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, c इक्वल टू क्यू अपॉन वी में पुट करेंगे। तो q अपॉन वी क्या है, v की वैल्यू हमारा क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ पर जो चार्ज है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। तो c की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर नोट कर लो। ओके, तो इसको यहाँ से रफ करके हम c की वैल्यू फाइंड, c की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, c की वैल्यू आ रही है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कैपेसिटेंस है वो ना ही चार्ज पर डिपेंड करता है, ना ही वोल्टेज पर डिपेंड करता है, वो किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। मैंने बोला ना डायमेंशंस पर, डायमेंशंस और मटेरियल पर। तो एरिया पर डिपेंड करता है, ये डी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, मटेरियल मीडियम। यहाँ पर डिफरेंट मटेरियल होंगे तो यहाँ पर के इंटू एप्सिलॉन नॉट आएगा, वो वाला टर्म तो आगे देखेंगे हम डाइलेक्ट्रिक वाले। तो यहाँ पर देखो अभी क्या फॉर्मूला आ रहा है कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये किसका है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो इसी तरह से कैपेसिटेंस फाइंड की जाती है। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम c इक्वल टू क्यू अपॉन वी में पुट करके हम यहाँ पर उसका कैपेसिटेंस फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये पहला केस था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। यही जो केस है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसको हम आगे सारे केसेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम दूसरा केसेस भी ले लेते हैं। अब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका ये फॉर्मूला है कि एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, where a is the area of this plate and d is the distance between the plate। तो देखो यहाँ पर अब d जितना भी स्मॉल होगा, हम यहाँ पर क्यों बोलते हैं कि d स्मॉल होना चाहिए, बिकॉज d जितना स्मॉल होगा उतना हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। d जितना स्मॉल होगा उतना कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि बॉस d जो है डिनोमिनेटर में है। ओके, इसलिए हम बोलते हैं कि d जो होता है बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। और देखो यहाँ पर a जो है एरिया बिटवीन द प्लेट्स है। अब ये जो प्लेट है ये कोई भी शेप का हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर वो इस तरह से हो। तो यहाँ पर ये सर्कुलर इस तरह से भी हो सकता है, ये शेप का ये प्लेट। ठीक, तो यहाँ पर हमको एरिया रखना है। सपोज इसका रेडियस r हो, तो यहाँ पर ये इसका रेडियस r हो, ठीक, ये बीच में डिस्टेंस d हो, तो इसका हम कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट। एरिया क्या है इसका, एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा d। ठीक, इस तरह से हमको जो प्लेट का एरिया दिया वो प्लेट का एरिया यूज़ करेंगे। जैसे हमको इस तरह से पैरेलल प्लेट दिया हो दो, इसका लेंथ L हो और ब्रेथ B हो। ठीक, लेंथ L ब्रेथ B, तो हम क्या लिखेंगे उसका एरिया, हम यहाँ पर कैपेसिटेंस डिस्टेंस D हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपेसिटेंस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ अपॉन डिस्टेंस कितना है D। तो इस तरह से आप किसी भी प्लेट का कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हो ये फॉर्मूला यूज़ करके। तो इसको रफ करके हम अब सीखते हैं स्पेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस तरह से फाइंड किया जाए, और लास्ट में हम सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी देख लेंगे। तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। तो अब हम अपना सेकंड केस डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में सेकंड केस हो जाएगा स्पेरिकल कैपेसिटर। पहले हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देख लिया, अब देखते हैं स्पेरिकल कैपेसिटर। ये जो है कम ही पूछा जाता है, लेकिन तो भी कभी कभार ये एग्ज़ाम में आ जाता है, इसलिए इसका फॉर्मूला भी नोट करना ज़रूरी है। स्पेरिकल कैपेसिटर किस तरह से होता है, हमारे पास एक इस तरह से स्फीयर होता है, ये होता है स्पेरिकल कैपेसिटर। ठीक, इसका रेडियस हम मान लेते हैं a है, इसका रेडियस हम मान लेते हैं b है। ओके, ये इसका सेंटर है। हमने दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ कर दिया है। इसको अगर मैं चार्ज प्लस क्यू दे दूँ, इसको अगर चार्ज प्लस क्यू दे दूँ, इसको अगर चार्ज माइनस क्यू दे दूँ, तो किस तरह से इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिकॉज हमने बताया था कि प्लस क्यू चार्ज होगा यहाँ पर इस तरह से सरफेस पर आ जाएगा। ये प्लस क्यू चार्ज पूरे सरफेस पर आ जाएगा,
और यहाँ पर जो है माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा इस तरह से। हमने बताया था, जैसे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखा था कि एलिमेंट के अंदर अगर हम गॉसियन सरफेस लें तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। तो उसके ऊपर से आप इसके अंदर भी प्रूव कर सकते हो कि जो बाहर होगा इस पॉइंट पर, बाहर जो होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, और जो ये अंदर है यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो क्यों होगी? बिकॉज यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है। और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो क्यों होगी? बिकॉज हमने एलिमेंट के अंदर गॉसियन सरफेस लिया था, तो पूरा चार्ज जो है इनसाइड इधर ही आ जाएगा, तो यहाँ पर पूरा चार्ज माइनस क्यू आ जाएगा, तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव से नेगेटिव है। देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बाउंडेड है, पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड है। इसका मतलब क्या है? ये भी एक कैपेसिटर बन सकता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाउंडेड है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? हमारा सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, C = Q/V, और सेम स्टेप्स यूज़ करेंगे। हम पहले फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और लास्ट में वो फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहाँ फाइंड करेंगे? बिकॉज हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे। हम क्या करते हैं, सेंटर से कोई रैंडम डिस्टेंस r पॉइंट पर हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ठीक, हमने यहाँ पर क्या ड्रॉ किया है? गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? हम गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q एनक्लोज्ड या Q इनसाइड बोलो। ये फॉर्मूला जो है अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा हो तो उसको देख लें, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो। यहाँ पर जो dA होता है ये गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और dA वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पर E इंटू यहाँ पर गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा? इसका रेडियस है r, तो हो जाएगा 4πr², बिकॉज स्फीयर है, स्फीयर का एरिया होता है ये। और Q इनसाइड, यहाँ पर देखो ये गॉसियन सरफेस है, इसके इनसाइड कितना चार्ज है? इसके इनसाइड तो सिर्फ प्लस क्यू चार्ज है ना, बिकॉज गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके इनसाइड तो सिर्फ प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज तो यहाँ पर है, बट गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? प्लस क्यू। तो यहाँ पर लिखोगे प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है वो आ रही है Q/4πε0 r²। यहाँ पर से लिख सकते हो आप KQ/r²। तो यहाँ पर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है वो KQ/r² आ रही है ये गॉसियन सरफेस के अंदर। ठीक, तो पहला पॉइंट हमने नोट कर लिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे ΔV इक्वल टू माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अच्छा, आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से भी यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो, हमने किया था ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इस सरफेस पर ये दोनों चार्ज की वजह से, लेकिन हम अभी यही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो इसी फॉर्मूले से फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा KQ/r² इंटू dr। तो इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक है? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, रेडियस A से लेके B तक, तो उसको वहाँ से वहाँ तक इंटीग्रेट कर देते हैं। ये हो जाएगा V नेगेटिव माइनस ऑफ V पॉजिटिव इक्वल टू माइनस ऑफ KQ/r²। इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/r² dr फ्रॉम A टू B। ठीक है, तो इस तरह से इंटीग्रेशन होगा। तो इसका फर्दर आंसर क्या आएगा? यहाँ पर लिखता हूँ, हो जाएगा V नेगेटिव माइनस ऑफ V पॉजिटिव इक्वल टू आएगा 1/r² का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1/r, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर KQ और 1/r, और यहाँ से A से लेके B तक। तो इसका आंसर आएगा KQ और 1/B माइनस ऑफ 1/A। तो यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ मैं KQ AB अपॉन B माइनस A। तो ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है V नेगेटिव माइनस ऑफ V पॉजिटिव। ओके, आ रहा है ऊपर A माइनस B। ओके, यहाँ पर आएगा A माइनस B अपॉन AB। तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ इसको मैं किस तरह से लिखूँगा? इसको लिखूँगा मैं A माइनस B अपॉन AB। तो ये आ रहा है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन ये है V नेगेटिव माइनस B पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर लिखता हूँ V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव क्या होगा? सपोज यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ
तो यहाँ पे हो जाएगा b माइनस ए, यहाँ पे हमने माइनस कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव क्या होगा, v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव हो जाएगा के क्यू b माइनस ए अपॉन ए बी। मीन्स ये माइनस का साइन जो है वो चला गया, ये माइनस वाला चला गया, बिकॉज हमने v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव फाइंड करना होता है हमको, ये दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। अब लास्ट स्टेप क्या है हमारा, लास्ट स्टेप है कि हमको फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो हमारा लास्ट स्टेप हो जाएगा, थर्ड सरफेस हो जाएगा और c इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो इक्वल टू क्यू अपॉन वी कितना है मेरा, v है के क्यू b माइनस ए अपॉन ए बी। तो ये मेरा हो, तो q से q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, q से q कैंसिल हो जाएगा। और k इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूँ तो c इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन b माइनस ए। तो जो स्पेरिकल कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन ए माइनस बी। इसको आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप स्टेप्स याद रखो, बिकॉज क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी वेरिएशन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई मीडियम भी डाल सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी यूनिफॉर्मिटी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मेथड याद रखो किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के बाद हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और उसके ऊपर से हम फाइंड कर लेंगे कैपेसिटेंस। तो ये था उसका पूरा प्रोसेस स्पेरिकल कैपेसिटर का। इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। देखो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक दो देख लेते हैं। इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ, इतना पॉइंट आप नोट कर लो कि इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देख लेते हैं कि एक दो क्वेश्चंस आते हैं स्पेरिकल कैपेसिटर के ऊपर, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसको भी देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन, बिकॉज जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। तो स्मॉल सी वेरिएशन करते हैं जिसको आप समझ जाओगे। देखो यहाँ पर बताता हूँ किस तरह से। ओके, तो यहाँ पर एक स्पेरिकल कैपेसिटर लेता हूँ। क्या करता हूँ, एक स्पेरिकल कैपेसिटर है इस तरह से, यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू है। ओके, चलो स्पेरिकल कैपेसिटर लिया मैंने एक तरह से, और इसके बीच में मैंने इसको कनेक्ट कर दिया मैंने कंडक्टिंग वायर से। इसको कनेक्ट कर दिया मैंने कंडक्टिंग वायर से, ठीक। तो यहाँ पर चार्ज कितना भी उस पर डिपेंड तो करता है नहीं, बिकॉज हमने फॉर्मूला देखा कैपेसिटेंस का, ये फॉर्मूला आ रहा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन ए बी माइनस ए। यहाँ पर चार्ज पर तो डिपेंड करता ही नहीं है वो, तो यहाँ पर चार्ज कितने भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि इस तरह से एक स्पेरिकल कैपेसिटर है, इसका रेडियस जो है ए है, इसका रेडियस जो है बी है, और यहाँ पर हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तब इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा। उसके यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर ऑप्शन देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, दूसरा ऑप्शन देता हूँ कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, तीसरा ऑप्शन देता हूँ यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी, चौथा ऑप्शन देता हूँ यहाँ पर कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। यहाँ पर मैंने डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, इसके ऊपर से आप फाइंड करो कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। ओके ओके, के अपॉन ओके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसके ऊपर से एक आंसर करेक्ट होगा। बताओ अगर मैंने इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर ये रेडियस ए है, यहाँ पर ये रेडियस बी है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा बताओ। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आप उसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दोगे, बिकॉज यू आर कनेक्टिंग विथ कनेक्टिंग वायर, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। और बिकॉज ये दोनों कंडक्टर्स हैं, बिकॉज ये दोनों स्पेरिकल कैपेसिटर मीन्स वो कंडक्टर्स हैं, तो यहाँ पर जितना भी चार्ज होगा यहाँ पर ये सारा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। बिकॉज आपने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो ये कंडक्टिंग वायर के थ्रू जितना भी चार्ज आप अंदर दोगे वो सारा चार्ज सरफेस पर आ जाएगा। बिकॉज कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है कि सारा चार्ज कहाँ पर होता है, सरफेस पर। तो यहाँ पर आप पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया और सारा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिख लो ऑल चार्ज विल फ्लो एट सरफेस।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये जो कैपेसिटर है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, मीन्स अंदर का वाला जो कैपेसिटर है उसका कुछ काम ही नहीं बचा। इसका मतलब ये इस तरह से कोई कैपेसिटर हो गया, पूरा चार्ज जो है सरफेस पर आ जाएगा। इसका सेंटर है O, इसका सेंटर है O, यहाँ पर ये रेडियस है B, यहाँ पर बिकॉज सारा चार्ज सरफेस पर है तो अंदर क्या है उस पर कुछ डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड करेंगे तो वो आएगा KQ/B², KQ/B²। और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसकी वैल्यू आएगी KQ/B, KQ/B बिकॉज स्पेरिकल कैपेसिटर, स्पेरिकल की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है KQ/B। तो अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे कि C = Q/V, तो इसके अंदर पुट करो KQ/B, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा है, Q से Q कैंसिल, आ रहा है B/K, K की वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0, तो आ जाएगा 4πε0B। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दोगे, कंडक्टिंग वायर से, तो हमारा जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला ये नहीं होगा, ये आंसर रॉन्ग है। हमारा आंसर हो जाएगा 4πε0B। तो बीच में अगर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया हो तो वो केस आप ध्यान रखना। ऐसे ही करते हैं उन लोग, कभी कभी अर्थिंग कर देते हैं यहाँ पर, तो इसको अर्थिंग किया हो वो भी केस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अर्थिंग किया है तो ये सरफेस मेरा A है, इसका रेडियस B है, तो यहाँ पर क्या किया, अगर ये सरफेस को अर्थिंग कर दिया तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये आपको समझ पड़ गया ना, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अर्थिंग क्या करते हैं, यही सब पूछते हैं उन लोग, कभी अर्थिंग कर देंगे, कभी कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर देंगे, तो डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर उसको अर्थिंग कर दिया, ये सरफेस B है उसको अर्थिंग कर दिया, तो अर्थिंग करने से क्या होता है, मैंने समझाया था, अर्थिंग करने से यहाँ पर ये सरफेस पोटेंशियल एट सरफेस B हो जाता है 0, पोटेंशियल एट सरफेस B हो जाता है 0, ठीक है। तो अब बताओ मेरा फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर अर्थिंग करने से मेन फार्मूला में कोई भी चेंज नहीं आता। कोई भी चेंज इसलिए नहीं आता बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें, देखो यहाँ पर ये पोटेंशियल एट B तो 0 है, हम पोटेंशियल एट A फाइंड करते हैं। अब पोटेंशियल एट A, जैसे यहाँ पर -Q चार्ज हो, यहाँ पर +Q चार्ज हो, तो दोनों चार्जेस की वजह से होगा, -Q चार्ज की वजह से भी और +Q चार्ज की वजह से भी। तो पोटेंशियल एट A हो जाएगा मेरा, पोटेंशियल एट A हो जाएगा मेरा KQ/A, बिकॉज ये इसके लिए सरफेस का पॉइंट है, तो हो जाएगा KQ/A, और ये हो जाएगा पोटेंशियल, ये हो जाएगा इसका सरफेस हो जाएगा पोटेंशियल एट A ड्यू टू दिस, यहाँ पर -Q चार्ज है, यहाँ पर हो जाएगा KQ/A प्लस ये प्लस, ओके, यहाँ पर +Q चार्ज होगा, यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ पर KQ/A माइनस हो जाएगा KQ/B। तो इससे भी देखो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, VA-VB करूँ तो VA-VB करूँगा तो आ जाएगा मेरा KQ/1/A - 1/B, जिसकी वैल्यू आ रही है KQ/B-A/AB। तो देखो यही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा उसमें भी आया था ना, अगर अर्थिंग करने से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रह रहा है, तो हमारा फॉर्मूला मेन चेंज ही नहीं होगा। बिकॉज अब इसको मैं पुट करूँ C = Q/V के अंदर, तो Q/KQ/B-A/AB, तो फिर से Q से Q कैंसिल होगा और फिर से मेरा फॉर्मूला आ जाएगा 4πε0AB/A-B। तो B सरफेस को अर्थिंग करने से भी हमारा मेन फॉर्मूला जो है वो तो वही आया, ठीक है, बाई चांस वही फॉर्मूला आ गया, लेकिन अब वही फॉर्मूला आ रहा है तो क्या करें, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम आज का लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं जिसमें सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो, तो उसका भी आप इसी तरह से फाइंड कर सकते हो। आपको जस्ट हिंट दे देता हूँ मैं, चलो एक बार करके दिखा देता हूँ। सेम केस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो, तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हम उसके अंदर भी यही काम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे और लास्ट में फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर ड्रॉ करता हूँ। इस तरह से कैपेसिटर होता है, लार्ज कैपेसिटर, ओके, इस तरह से होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इसका रेडियस सपोज A है और बाहर वाला है उसका रेडियस सपोज B है, मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमने +Q चार्ज दिया है, तो यहाँ पर चार्ज इस तरह से रहेगा +Q, और यहाँ पर चार्ज आ जाएगा -Q, ठीक। यहाँ पर -Q चार्ज दिया है, इसको हमने चार्ज दिया है +Q, तो यहाँ पर आएगा +Q चार्ज, यहाँ पर आएगा -Q चार्ज। इसको आप पूरा 3D में अज्यूम करो, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। यहाँ पर 3D में अज्यूम करो
तो पूरा इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो पूरे 3D में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, पहले फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम गॉसियन सरफेस लेंगे। कहाँ पर लेंगे, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस जगह पर है, तो इस जगह पर हम एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ब्लैक पेन से ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हम इस तरह से एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, अज्यूम करते हैं। इसके बीच में जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पर तो हम गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो ये है मेरा गॉसियन सरफेस। सेम हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई और डी ए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए का डायरेक्शन सेम होता है, और डी ए किसका लिखते हैं हम, गॉसियन सरफेस का। तो यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस है, मान लेते हैं कि उसका लेंथ L है, मान लेते हैं कि गॉसियन सरफेस है उसका लेंथ L है, और मान लेते हैं कि गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस जो है वो स्मॉल r है। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस जो सिलेंडर होता है उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrl, बिकॉज ये सरफेस और ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए वेक्टर 90 डिग्री पर होंगे, इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए वेक्टर 90 डिग्री पर होंगे। तो यहाँ पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ कर्व सरफेस पर होगी, ठीक। यहाँ पर डी ए वेक्टर होता है, डी ए वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये सिलेंडर वाला लेक्चर देख कर आए हैं। तो यहाँ पर 2πrl आ गया, क्यू एनक्लोज्ड, यहाँ पर क्यू एनक्लोज्ड कितना होगा इसके बीच में, प्लस क्यू चार्ज वाला, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्यू अपॉन 2πrl एप्सिलॉन नॉट। अब इससे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो वी नेगेटिव माइनस ऑफ वी पॉजिटिव इक्वल टू क्यू अपॉन 2πrl एप्सिलॉन नॉट डी आर। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा वी नेगेटिव माइनस ऑफ वी पॉजिटिव इक्वल टू, माइनस तो बाहर है ही, क्यू अपॉन 2πl कॉन्स्टेंट, अंदर बचा एप्सिलॉन नॉट भी कॉन्स्टेंट, अंदर बचा 1/r डी आर, ए से लेके बी तक। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1/r का इंटीग्रेशन आ जाएगा ln r। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, वी नेगेटिव माइनस ऑफ वी पॉजिटिव आएगा, माइनस ऑफ क्यू अपॉन 2πr क्यू बाई l एप्सिलॉन नॉट। अब 1/r का इंटीग्रेशन होगा ln r, उसके अंदर लिमिट्स पुट करोगे तो हो जाएगा ln b अपॉन a। अगर यहाँ पर v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव फाइंड करूँ तो ये माइनस हट जाएगा, तो आ जाएगा 2πl एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा ln b अपॉन a, इस तरह से। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, मिल गया। अब फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, अपने को कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो C इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। ओके, आप खुद से भी कर सकते हो, ये तो आपको जस्ट करके दिखा दे रहा हूँ। तो Q क्या होगा मेरा, Q तो है ही, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मेरा, Q अपॉन 2πl एप्सिलॉन नॉट ln b अपॉन a। तो इससे ये देखो, ये Q से ये Q कैंसिल हो गया, तो मेरा फॉर्मूला क्या आ रहा है, 2πl एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln b अपॉन a। तो देख सकते हो यहाँ पर भी कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है, वो लेंथ पर, मटेरियल मीडियम पर, b और a पर मीन डिस्टेंस पर, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आज हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, कैपेसिटर का काम क्या है और कैपेसिटर के कितने टाइप्स होते हैं हमने पढ़ा। लेकिन हमारा जो मेन टाइप होता है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। तो उसके ऊपर हमारे आने वाले सारे लेक्चर्स होंगे, उसके कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट अंदर अलग अलग मटेरियल डालेंगे, सारे केसेस डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करें और पढ़ाई करते रहें। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहो।